Hey everyone, this is Shweta. Welcome to my YouTube channel. From today we will discuss about Indian polity for civil services examination. और जैसा कि आप लोग को पता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में एम लक्ष्मीकांत का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, तो ये पूरा इंडियन पॉलिटी का सीरीज़ मैंने एम लक्ष्मीकांत को ध्यान में रखकर ही बनाया है और हम एम लक्ष्मीकांत डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये केवल पॉलिटी नहीं बल्कि हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो दोनों ही सब्जेक्ट्स में आपके लिए ये यूज़फुल होने वाला है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता है 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद से हमारे देश का मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है, लेकिन 1947 के पहले, आज़ादी के पहले देश कैसे चल रहा था वही इस चैप्टर में बताया गया है कि जब ब्रिटिश भारत में थे तो वो क्या कानून ला रहे थे, किन कानूनों के मदद से वो देश को चला रहे थे, किस किस तरह के कानून थे, वो पूरा यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो देखते हैं आपका। देखिए, यहाँ पर आपको 4 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है। 1600 AD 1600 ईस्वी, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन की कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के लिए। तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने के लिए और केवल भारत से व्यापार करती है, यहाँ से मुनाफा कमा के अपने देश में ले जाती है। और ये जो तरीका है व्यापार करने का उसका 1765 तक चलता रहता है, यानी 1600 AD टू 1765 AD ब्रिटिश जो है वो इंडिया में ट्रेडर के रूप में काम करती हैं। लेकिन 1764 में, इससे एक साल पहले 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के नवाब के साथ एक छोटा सा वॉर हो जाता है जिसको हम बक्सर वॉर के नाम से जानते हैं। तो ये जो बक्सर वॉर होता है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। अब नवाब हार गया, ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध जीत गई। जीतने के बाद वो बंगाल का क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक देश में व्यापार कर रही थी, अब वो क्या कर रही है भाई, उसके पास एक क्षेत्र आ गया छोटा सा, तो अब वो क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेगी, प्लस उस रीज़न से जो भी इनको रेवेन्यू मिलेगा, जो टैक्सेस मिलेगा, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। तो यहाँ से 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। दीवानी का मतलब होता है कि वहाँ के जो भी सिविल जजमेंट की पावर है इन्हें मिल जाएगी, वहाँ के रेवेन्यू टैक्सेस अब इन्हें मिला करेंगे। तो ये राइट्स इनके पास आ गया और यहीं से जो है कंपनी रूल स्टार्ट होता है इंडिया में। एक्चुअल में इंडिया के एक छोटे से रीजन में स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी सैनिकों का प्रयोग करते हुए भारत के और क्षेत्रों पर भी अधिकार जमाते जाएंगी और इन 100 सालों में लगभग भारत के 2/3 क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन में इन्होंने कैसे कानून लाए और उन कानूनों के माध्यम से कैसे देश को चलाया वो हमें यहाँ पर कवर करना है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी पावर्स का सेंट्रलाइजेशन करती है। अब देखिए, केंद्रीकरण करेगी पावर का, इसका क्या मतलब है कि जो शक्तियाँ राजा महाराजा के पास थी, जो सेना के अधिकार थे, जो आम लोगों के अधिकार थे, जो किसानों के राइट्स थे, वो सारी छीनते जाएगी और सारी की सारी पावर जो है वो कुछ केंद्रीय शक्तियों के हाथों में आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर हमें यहाँ के जो भी कानून है वहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर चेंज होगा 1858 AD में। होता क्या है आपका 1857 में, इसके एक साल पहले इंडिया में एक विद्रोह होता है जिसको आप सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो वो सिपाही विद्रोह इसी का नतीजा होता है जो इन 100 सालों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों का इतना शोषण किया होता है। फाइनली वो लोग विद्रोह पे आ जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है देश में। अब यहाँ पर ये आ जाएगी ब्रिटिश क्राउन। तो जो ब्रिटेन की महारानी है, जो इस कंपनी के माध्यम से अब तक शासन चला रही थी, वो आ जाएगी
अपना रूप बदल कर कि भाई मैं आपका शोषण नहीं कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं कि ये कंपनी आपके साथ गलत व्यवहार कर रही थी, और अब मैं इसका शासन समाप्त करके खुद पूरा का पूरा मैनेजमेंट संभालूंगी और भारतीयों के हित में काम करूंगी। देखो भाई, उन्होंने भी शोषण करना था, इन्होंने भी शोषण करना था, तो क्राउन भी सेम वही चीज़ करेगी, बस रूप बदल के करेगी। यहाँ पर 1858 में क्राउन ने भारत का मैनेजमेंट संभाल लिया और 1947 तक ये भी वही काम करते रहे, कुछ भी चेंज नहीं था, बस तरीका बदल गया था। यहाँ पे हो रहा था पावर का सेंट्रलाइजेशन और यहाँ पर होगा पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। यानी अब महारानी भारतीयों को दिखाएगी, ब्रिटेन भारतीयों को दिखाएगा कि हम आपके हित में काम कर रहे हैं, फेवर में काम कर रहे हैं, इसलिए वो उनको इन्वॉल्व करना चालू करेगा और धीरे धीरे पावर नीचे की ओर जानी चालू होंगी। और जब एक बार हमें थोड़ा सा अधिकार मिलता है तो हम और उसकी डिमांड बढ़ाते जाते हैं और फाइनली पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है 1947 जब हमें क्या मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है। तो ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख लेंगे, वही चीज़ है। 1600 में ब्रिटिश व्यापार करने आए, एक डेट 1600 से लेकर 1765 तक ब्रिटेन की कंपनी केवल और केवल व्यापार कर रही थी। देखिए, इस डेट में ब्रिटेन की कंपनी केवल व्यापार कर रही थी। यहाँ से लेके यहाँ तक कंपनी ने शासन करना चालू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक महारानी ने शासन करना चालू किया। ठीक है, अब देखिए इस पूरे टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। एक ये टाइम जब कंपनी देश में शासन करेगी और एक ये टाइम जब महारानी देश में शासन करेगी। है दोनों ब्रिटिश ही, करना दोनों ने शोषण ही है, लेकिन तरीका बदल जाएगा। तो जब कंपनी का रूल था 1773 से 1858 तक, तब कौन कौन से एक्ट बनकर आए, कौन कौन से कानून बनकर आए, वो हमें डिटेल में देखना है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट 1853 और 33। इसी तरह जब क्राउन का रूल होगा, जब महारानी शासन करेगी, तो कौन कौन से कानून बनकर आएंगे, ये सारे कानून हैं, इन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे। सारे ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग सीरीज़ लाइन से देखेंगे तो ये बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस टॉपिक को स्किप तक कर देते हैं, तो आपको ऐसी कुछ नौबत नहीं आएगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको हम समझते हुए चलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, ये जो भी एक्ट है, इन एक्ट के नाम जो हैं वो किसी रीज़न की वजह से रखे गए। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, जब कंपनी शासन करना चालू करती है भारत में बक्सर वॉर के बाद, तो कंपनी पर, चूँकि महारानी ब्रिटेन से रेगुलेट करेगी, महारानी ही तो शासन करवा रही है, तो महारानी ब्रिटेन से कंपनी पर रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाकर भेजेगी कि भाई कंपनी भारत का शासन कैसे कर रही है, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, कितने पैसे आ रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए इस कानून का नाम रखा गया रेगुलेटिंग। होता है ना रेगुलेटर, रेगुलेट करने के लिए कम ज़्यादा, तो वैसे ही सेम। ऐसे ही 1784 का एक्ट आएगा, इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, तो उनके नाम पर इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रख दिया गया। 1833 में चार्टर एक्ट। अब देखिए चार्टर क्या होता है, ये आप लोग आगे समझेंगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, ब्रिटेन के कुछ लोगों से मिलकर बनी हुई है, जो भारत में व्यापार करने की इनको अनुमति मिली हुई है। अब इनको कुछ कुछ सालों के लिए अनुमति दी जाती थी कि भाई 10 साल और व्यापार कर सकते हो, 20 साल और आप व्यापार कर सकते हो भारत से। तो ऐसे ही ये चार्टर 1833 में जारी हुआ, फिर 53 में जारी हुआ, और फाइनली इसके बाद नहीं हो पाता है। क्यों कि 1857 का क्या हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है, और फिर खुद कौन आ जाती है, महारानी आ जाती है। महारानी भारत में आते ही भारत शासन अधिनियम लाती है, ठीक है, कि भारत में हमें शासन कैसे करना है। फिर उसके बाद से 1861 का परिषद अधिनियम। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होगा, पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यानी पावर जो है वो नीचे की ओर जाएगी। तो अब
कैसे कानून बनाएगी ब्रिटेन, परिषद अधिनियम कि जो कानून बनाने वाली काउंसिल है, परिषद है, वहाँ पे हम भारतीयों को शामिल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो वही एक्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिर ब्रिटिश जो है वो बोलेंगे हम आपके यहाँ सुधार भी लाएंगे। तो इसी तरह मार्ले मिंटो, ये 2 व्यक्ति हैं, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया जाता है। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड, मॉन्टफोर्ड भी बोला जाता है, ये भी एक सुधार लाते हैं। फिर भारत शासन अधिनियम और फाइनली 1947 में आ जाता है आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम। यहाँ पे गलत लिख गया, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये शासन नहीं है, ये है आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है आपका इस टाइम में। तो ये हम डिटेल से देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। फ़िलहाल आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रख लेनी है। पहले ये आपको 4 डेट्स याद रखनी है कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। फिर इनको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, कंपनी के रूल्स और क्राउन के रूल। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको मेंशन करिएगा। थैंक यू।